2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए कौन मैदान में उतरेगा, यानी कौन होगा विपक्ष का चेहरा। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ हाजिर मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने अभी से तैयारी करना तो शुरू कर दिया है और देश में बीजेपी विरोधी माहौल बनाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन उसमें भी कोई सुपरहिट फॉर्मूला बनता नहीं दिख रहा, क्योंकि एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस मोर्चे में पीएम का चेहरा कौन होगा। ये तो साफ है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर पीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अभी विपक्ष के अंदर ही अंदर एक और लड़ाई चल रही है कि पीएम के सामने किसको खड़ा किया जाएगा, और ये लड़ाई है टीएमसी और कांग्रेस के बीच। जी हां, ठीक सुना आपने। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजरें अब राष्ट्रीय राजनीति पर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ममता को बड़ा झटका दे दिया है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे क्यों ममता चाहती हैं पीएम का चेहरा बनना। क्या ममता कांग्रेस को ये बताना चाहती हैं कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है, और असल में किसे है किसकी जरूरत, टीएमसी को कांग्रेस की या कांग्रेस को टीएमसी की। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस ने कैसे फेरा ममता की उम्मीदों पर पानी। 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष गुटबंदी करने में लगा है। साथ ही विपक्ष का चेहरा बनने के लिए भी नेताओं में होड़ लगी हुई है, क्योंकि टीएमसी को बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की अगुवाई को लेकर दावेदारी पेश कर दी है। वहीं सोनिया गांधी से ममता की प्रस्तावित मुलाकात से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी ने ममता की परेशानी बढ़ा दी है। पार्टी ने कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनता है तो उसकी अगुवाई यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ही करेंगी। साथ ही कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने ममता को यह भी याद दिला दिया कि जब सोनिया गांधी ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की तो टीएमसी प्रमुख यानी ममता बनर्जी ने दूरी बना ली थी। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर कांग्रेस अध्यक्ष ने अलोकतांत्रिक ताकतों से लड़ने के लिए कई बैठकों का आयोजन किया। कई बैठकों में टीएमसी शामिल नहीं हुई, लेकिन अब देश के लोग चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो। बीजेपी से लड़ने के लिए सभी दलों को सोनिया गांधी के नेतृत्व में एकजुट होना चाहिए। अब इससे मतलब साफ है कि कांग्रेस को टीएमसी का पिछलग्गू बनना पसंद नहीं। अब एक तरफ तो ममता विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई हैं और कुछ दल उनको समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि नेतृत्व तो उसका ही रहेगा। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने ममता का सपना क्यों तोड़ दिया, जिससे ये भी लग रहा है कि ये लड़ाई ममता और मोदी नहीं बल्कि ममता और कांग्रेस के बीच छिड़ गई है। लेकिन क्या कांग्रेस को वाकई ममता की जरूरत है? क्या कांग्रेस ममता के बिना चुनाव नहीं लड़ सकती? और जब कई दल ममता के मोर्चे पर सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं, तो आखिर कांग्रेस ने ऐसा करने से मना क्यों कर दिया? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कांग्रेस और टीएमसी की जमीनी हकीकत को समझना होगा। कांग्रेस ने टीएमसी को इतना बड़ा झटका क्यों दिया? इसका जवाब है कांग्रेस पार्टी की मजबूती। अगर देश की बात की जाए तो कांग्रेस ही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि लगभग 200 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ती हैं और एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हैं, और कुछ राज्यों में तो कांग्रेस बीजेपी से आगे ही है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन पार्टी में अंतर्कलह की वजह से सरकार चल नहीं पाई। इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में कांग्रेस की गठबंधन की सरकारें हैं। उत्तराखंड और गुजरात में भी कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की चुनावी लड़ाई होती है। इस हिसाब से ये साफ है कि कांग्रेस मजबूत पार्टी है और अकेले ही बीजेपी को टक्कर देने में समर्थ है। अब अगर बात करें टीएमसी की, तो इस पार्टी का मजबूत जनाधार सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही है और राज्य स्तर की पार्टी है, यानी टीएमसी कांग्रेस के आगे बहुत छोटी पार्टी है। ऐसे में ममता बनर्जी की दावेदारी पीएम पद के लिए उचित नहीं दिखती है, जिन्हें कांग्रेस भी खारिज कर रही है, जो शायद स्वाभाविक भी है, क्योंकि कांग्रेस पीएम पद की दावेदारी की अपनी सूची में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का नाम सबसे ऊपर रख सकती है।
अब कांग्रेस ने तो ममता को जतला दिया है कि उसके बिना देश में मोदी सरकार को नहीं हराया जा सकता है, जो वाजिब भी है। लेकिन मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति आखिर है किसकी? कौन है इन सबके बीच की कड़ी? तो दोस्तों, आपके इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है और वो है प्रशांत किशोर। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल यशवंत सिन्हा ने 30 जनवरी 2018 को मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्र मंच का गठन किया था और उसके बाद कई विपक्षी दलों के साथ बैठक की। उसके बाद से ही चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम उठने लगा। बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद राष्ट्र मंच की मीटिंग हुई। फिलहाल सियासी हलकों में इन सारे घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर देश में मोदी का विकल्प तलाश रहे हैं? क्या पीके और शरद पवार अभी से 2024 के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं? प्रशांत किशोर ही हैं जो तीनों पार्टियों के बीच की कड़ी हैं, चाहे वो शरद पवार हो या टीएमसी या कांग्रेस। तीनों ही जगह प्रशांत किशोर की मुलाकातें चल रही हैं। जैसा आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार थे और कांग्रेस में भी पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह के भी सलाहकार हैं। इसके अलावा उनके सिद्धू से भी अच्छे संबंध हैं और पिछले कुछ समय से प्रशांत किशोर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विपक्ष को एकजुट कर पीएम के खिलाफ मैदान में उतरने की रणनीति प्रशांत किशोर की ही है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने तो सबके कानों में एकजुट होने का मंत्र फूंक दिया और ममता बनर्जी इस राह पर चल भी पड़ी हैं, जिसके चलते 21 जुलाई को एक वर्चुअल रैली के दौरान उन्होंने अपने 5 दिन के दिल्ली दौरे का ऐलान कर दिया। बता दें कि ममता बनर्जी की स्पीच का टेलीकास्ट दिल्ली समेत देश के कई शहरों में हुआ, जिसमें शरद पवार से लेकर दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। इससे ये तो साफ है कि देश में गैर बीजेपी माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन किसको रखा जाएगा आगे, इसको लेकर विपक्ष में आपस में ही बहस छिड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने का आह्वान किया है और वर्चुअल रैली के दौरान दिल्ली दौरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो 26 जुलाई को दिल्ली पहुंचेंगी और 27 से 29 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगी और 30 जुलाई को कोलकाता लौट आएंगी। इसी दौरान कई राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगी, संसद में भी नेताओं से मुलाकात करेंगी। उनका दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस दौर के दौरान वह बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश करेंगी और एक फ्रंट बनाने की कवायद शुरू होगी। दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शरद पवार से मुलाकात की बात भी की थी। अब एक तरफ तो ममता बनर्जी तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहती हैं और उसका मुख्य चेहरा भी बनना चाहती हैं, जिसकी कवायद भी उन्होंने शुरू कर दी है और जिस तरह से उन्हें विपक्ष का समर्थन मिल रहा था, उन्हें उम्मीद थी कि मुख्य चेहरा उन्हें ही बनाया जाएगा और इस तीसरे मोर्चे का नेतृत्व ममता ही करेंगी। लेकिन दिल्ली दौरे पर आने से पहले ही कांग्रेस ने ममता को झटका दे दिया और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो क्या ममता की सोनिया गांधी से मुलाकात होगी? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस का फैसला बदल पाने में कामयाब होंगी या ममता बनर्जी अपना ही फैसला बदल देंगी या फिर कांग्रेस की शर्तों पर गठबंधन करेंगी या ममता अब कांग्रेस के खिलाफ भी मैदान में उतरेंगी या फिर ममता की लोकप्रियता को देखकर कांग्रेस कोई बीच का रास्ता निकालेगी? क्योंकि विपक्ष को एक दमदार चेहरे की तलाश तो है जो पीएम मोदी के सामने डट सके, जिसके लिए आज के समय में अगर देखा जाए तो ममता से अच्छा दावेदार कोई नजर नहीं आ रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ममता बनर्जी अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगी। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।